My name is Rajesh Singh and I welcome all of you in my physics classes. This session is for class 10 और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में ऑलरेडी हम आपको 2 लेक्चर्स दे चुके हैं। एक सबसे पहला जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपने दूसरे लेक्चर में फिर मैंने आपको समझाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ सर्कुलर लूप जो होगा वो कैसा नेचर का होगा, किस नेचर का होगा और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये भी हमने समझा था उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम आपको समझाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स व्हिच वी हैव स्टडीड अर्लियर, लाइक that means the magnetic field due to a straight current carrying conductor as well as a circular loop. Very fast we will continue and afterwards I will teach you this solenoid also. देखिए क्या था एक्सप्रेशन स्ट्रेट वायर के लिए कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है उस स्ट्रेट वायर में अगर करंट आपकी अपवर्ड या डाउनवर्ड्स जा रही है तो इस वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर नेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन हमने आपको बताई थी कैसे पता लगाएंगे, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये है कि अगर मैं इस थंब को यहाँ पर रखता हूँ तो मेरी जो फिंगर्स एनसर्कल हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में एनसर्कल हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन होगी। अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड्स है तो आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में फिंगर एनसर्कल हो रही है वही डायरेक्शन मेरी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। फिर हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट के बाद में सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर लूप में मैंने आपको समझाया था कि अगर सर्कुलर लूप के बारे में हम बात करते हैं तो सर्कुलर लूप के लिए जहां पर हम नियर द वायर की हम बात करेंगे तो नियर द वायर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी होंगी वो सर्कुलर की होंगी, लेकिन सेंटर पर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर होता चला जाएगा वो स्ट्रेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पर तो आप जो नियर द वायर होगा वो सर्कुलर नेचर का होगा और सेंटर में सर्कुलर लूप के सेंटर में कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक रूल भी बताया था। रूल ये बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए मैंने आपको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या इसको स्क्रू रूल की तरफ, स्क्रू रूल की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे स्क्रू को अगर आप रोटेट करते हो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से अगर आप उसको रोटेट करते हो कैसा ही रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका स्क्रू जो होगा वो इनसाइड जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका ये स्क्रू आउटसाइड की तरफ आएगा। तो अगर मान लीजिए वायर आपका कुछ इस तरफ से इस तरीके से है, अगर ये वायर है और इस वायर को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर क्या होगा, सर्कुलर वायर की बात कर रहा हूँ, अगर सर्कुलर वायर में करंट आपकी जो है वो कैसी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी और मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा टुवर्ड्स इनसाइड होगा, इनवर्ड होगा। और अगर मैं उस वायर में उस लूप में करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता हूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप वो आउटवर्ड्स होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम क्लॉक फेस रूल को भी वेरीफाई करते हैं ना। हमने आपको समझा था क्या होता है क्लॉक फेस रूल। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उस मैग्नेट का जो पोल होगा कैसा होगा, वो साउथ पोल। भाई अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में 2 पोल तो होंगे ही होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है सर्कुलर लूप में, करंट की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो एंड आपका जो होगा वो साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पोल आपका कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये बहुत अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सोलेनॉइड में बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से साउथ पोल और नॉर्थ पोल को डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब आज समझते हैं आज का टॉपिक जो कि हम सोलेनॉइड पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मतलब ये हुआ कि जो हमने एक सर्कुलर लूप पढ़ा था ऐसे कई सारे सर्कुलर लूप्स को अगर हम एक साथ किसी एक सप्लाई से कनेक्ट कर दें, देखिए वहां पर एक सर्कुलर लूप था और यहाँ पर वैसे ही सर्कुलर लूप ही तो है लेकिन कई सारे सर्कुलर, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो अगर इस नंबर ऑफ टर्न एक वायर को अगर हमने सर्कुलर राउंड फॉर्म में या स्प्रिंग की फॉर्म में या हेलिकल फॉर्म में अगर हमने इसको चेंज
कर दिया तो ये बन गया आपका एक सोलेनॉइड, है ना। अगर इसमें करंट को पास करा दिया जाए तो ये बन गया आपका एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब देखिए करंट की रोटेशन देखिए कैसे जाएगी, यहां से पॉजिटिव एंड यही है सेल का, यहां से आपकी करंट रोटेट होगी, ये रोटेट होकर के यहां पर आएगी, अब ये रोटेट होकर के यहां पर जाएगी, फिर ये रोटेट होगी यहां पर आएगी, फिर ये जाएगी, फिर ये इस तरीके से रोटेट होगी, ये वापस जाएगी, ये इस तरीके से वापस, और इस तरीके से आपकी इस वायर में, इस लूप में करंट का फ्लो होगा। क्लियर हो रही बात। ये ऐसे भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर हम इस सेल के टर्मिनल्स को बदल दें, नेगेटिव को इस तरफ ले आए, पॉजिटिव को उस तरफ ले आए, तो आपका इस तरीके से फ्लो होने लगेगा, फिर आपका इस तरीके से फ्लो होने लगेगा नहीं होने लगेगा। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो होगा कहाँ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको क्या बताया था, सर्कुलर लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर ये इनसाइड आपका एक्सप्रेशन है, ये है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड जो आपका होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा इनसाइड द सोलेनॉइड। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका सोलेनॉइड है ये तो फिर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। बाहर मैग्नेट में क्या होता है, बाहर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक तो आपका साउथ पोल होता है, एक आपका नॉर्थ पोल होता है, मतलब दो पोल होते हैं एक्चुअली में एक मैग्नेट में। एक मैग्नेट जो है मोनोपोल के केस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें दो पोल्स होंगे ही होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को मैं बीच से ब्रेक कर दूं तो क्या ये आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट हो जाएंगे? नहीं, फिर दो मैग्नेट्स क्रिएट होंगे जिसमें एक पोल नॉर्थ साउथ और एक पोल नॉर्थ साउथ, इस तरीके से होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं, इस सोलेनॉइड के दो पोल्स होंगे क्योंकि अब ये मैग्नेट है, एक मैग्नेटिज्म, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही तो हो रहा है भाई। ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये हुआ कि ये सोलेनॉइड है आपकी एक मैग्नेट, और अगर है ये मैग्नेट तो इसके होंगे दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अब आपको समझ में आएगा कि वो जो हमने क्लॉकवाइज रूल आपको समझाया था वो यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो करंट का रोटेशन है ये कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? बताओ ना, ये रोटेशन कैसा है? ऐसी कोई रोटेशन, करेक्ट? ये है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, और ये सारे के सारे रोटेशन मुझे कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहे हैं। तो अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये फेस कैसा हो गया? हो गया साउथ पोल। और इधर आ जाइए, ये साउथ पोल है तो ये वाला पोल कैसा होगा? नॉर्थ पोल होगा। आप इसके पोल को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इस बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दें तो ये पोल्स भी बदल जाएंगे, नॉर्थ पोल का साउथ पोल, साउथ पोल का नॉर्थ पोल। और यही तो अंतर है क्या? अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंसेस लिखने को आते हैं तो आप क्या डिफरेंसेस लिखेंगे? क्या ये रूल समझ में आया सभी को? क्लॉकवाइज रूल, अगर करंट की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है, अगर करंट की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में। वो परमानेंट मैग्नेट है जिसे हम लोग बार मैग्नेट कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या डिफरेंसेस होंगे? क्या आप उस परमानेंट मैग्नेट के पोल्स को इंटरचेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसके पोल्स होंगे इनको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अगला जो मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ वो इसका नेचर भी आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप में नहीं पढ़ा था, स्ट्रेट वायर में पढ़ा था किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है कि वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, और उससे कितनी दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है। जितना हम दूर होते चले जाएंगे वायर से उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। सर्कुलर वायर में बिल्कुल यही कंडीशन थी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थी उस पर डिपेंड कर रहा है, और उस लूप से कितना दूर है उस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक
सोलेनॉइड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अब ये बात समझ लेते हैं। अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स को घटा या बढ़ा दिया जाए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को घटा या बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पर भी उसका असर पड़ता है। क्लियर हो रही है बात? पहली चीज हमने क्या पता लगाई कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर कौन सा हुआ आपका? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दीजिए, उसी के आधार पर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा और घट जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट तो वही है ना, इलेक्ट्रिक करंट भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर कम है तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पर डिपेंड करेगा। अब आर से या डिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस कहाँ होगा? इनसाइड द सोलेनॉइड प्रोड्यूस होगा। तो आर का तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इनसाइड द सोलेनॉइड आप चाहे यहाँ पर कैलकुलेट करिए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर से दो बातें याद रखनी है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रहेगा? एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा यूज आपको करना नहीं पड़ेगा इस लेटर का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को लेटर बी से यूज करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है, जिस यूनिट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हो, वो होती है टेस्ला। साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर इसकी ऐसा यूनिट जो रखी हुई है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। क्लियर हो रही? मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने पूछा था कि सर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। अगर कुछ लोगों को ये डाउट हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये अगर आपको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ और ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं परमानेंट मैग्नेट ले लेता हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल। पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। Magnetic field lines at a point gives the strength and the direction of magnetic field. इस मैग्नेट के चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, इसका पता आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही होगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगा। समझ में आ गई बात? क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन आल्सो। हमें ये भी पता लगता है, अगर आपको ये ना दिया जाए कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, तो डायरेक्शन के बेसिस पर ये पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। अभी पता लग जाएगा जब आपको इनकी प्रॉपर्टी समझाएंगे। बस समझ में आ गई? अगर मान लीजिए ये मैग्नेट आपका ये है, इस मैग्नेट के साथ इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। इसका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field is the space around any magnet in which the magnetic force can be experienced. भाई किसी मैग्नेट को अगर आप यहाँ पर रखो तो क्या इससे अट्रैक्ट या रिपेल होगी? नहीं होगी। यहाँ पर रखो क्या अट्रैक्ट या रिपेल होगी? नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आएगी, ये मैग्नेट जो होगी इस वाले मैग्नेट के साथ में अट्रैक्ट या रिपेल होने लगेगी। तो है क्या? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो हिस्सा है, वो स्पेस है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस किया जा सके, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अगर इसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा दूं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। छोटी सी मैग्नेट लूंगा तो वो छोटा एरिया कवर करेगी। तो ये जो एरिया कवर करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पेस आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही डिसाइड करती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रिपल्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी बहुत ज्यादा है। अब बनती कैसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैं बनाता जाता हूं और आपको उसी के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी भी समझाता जाता हूं। Outside the magnet, the direction of magnetic field lines is always from north pole to south pole. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर है ये बात? What is the direction of magnetic field lines? Always from north pole to south pole. ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है। ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड
लाइन जो होती है क्लोज लूप फॉर्म करती है, इनफाइनाइट तक नहीं। भाई अगर ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुई तो कोई भी मैग्नेट सिंगल पोल का तो हो ही नहीं सकता। तो अगर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती तो साउथ पोल पर ही तो वो टर्मिनेट होगी। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्लोज लूप ही तो है। दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी समझाते समझाते। कौन कौन सी? पहली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दे फॉर्म द क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यही प्रॉपर्टी डिफर है इनकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है? जहां पर पोल्स होंगे वहां पर तो बहुत डेंस होती है और बाकी प्लेसेस पर ये रेयर होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत डेंस है, यहाँ पर बहुत डेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा? एट द पोल्स दे आर वेरी डेंस एंड द अदर प्लेसेस दे आर रेयरर फ्रॉम ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? दे मे बी स्ट्रेट और कर्व आल्सो। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। अरे याद करिए जरा, सर्कुलर लूप का एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नियर द वायर सर्कुलर थी और सेंटर पर स्ट्रेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है नेचर में। अगली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही मैग्नेट की दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट है, नो, कभी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। जो बच्चे इसी साल क्लास 10 पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक पढ़ ली होगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपने tan थीटा पढ़ा होगा और tan थीटा में आपने sin अपॉन cos पढ़ा होगा। आप फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ लीजिए, टेंजेंट का मतलब ये होगा वो पॉइंट जहां पर आपको दो डायरेक्शन देनी पड़े। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या दो डायरेक्शंस होती हैं क्या? एक ही तो होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंग्लिश में समझ लीजिए, two magnetic field lines can never intersect each other. If they do so, at the point of intersection there will be two directions, which is impossible. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई। इन प्रॉपर्टीज को आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा और जो मैंने आपको समझाया इनको समझ लीजिएगा। आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट सारे के सारे? आप अपने नोट्स में देखिए, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं है, डेरिवेशंस एक भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ कहानी स्टोरी पढ़नी है। और स्टोरी का मतलब ऐसा नहीं कोई भी स्टोरी आप बना देंगे। फिजिक्स में अगर स्टोरी भी आप लिख रहे हैं तो वो टू द पॉइंट होती है ना? इसके जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, कोई भी प्रॉपर्टीज को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते। जो है वो है, और एक बार दिमाग में अगर आपके बात घर कर गई तो फिर वो हमेशा के लिए घर कर जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना, इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। वरना अगर आपने चैप्टर का एक भी लेक्चर अगर मेरा मिस कर दिया इस चैप्टर का, तो आप ध्यान रखिए कि आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। क्लियर? तो जरूर पढ़िए, बुक से पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए बुक को। एनसीईआरटी जो लाइन नहीं समझ में आती है आप जरूर पूछिए, लेकिन जब तक कि आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच करके देखेंगे नहीं। इस चैप्टर में कई अभी हम आपको ऐसे रूल्स भी समझाएंगे जिसमें 3 डायमेंशनल फिगर्स होंगे और आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा, और इमेजिन करने के बाद ही आप उनकी डायरेक्शन को फैच आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आप थ्योरेटिकली पेपर पर हम हर चीज़ 3 डायमेंशनल फिगर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
जो चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उनकी एक 3 डायमेंशनल इमेज दिमाग में क्रिएट करिए और उसके बेसिस पर पता लगाइए कि हाँ ये मैग्नेट मैंने यहाँ पर बनाई, लेकिन एक्चुअली में आप इसको मैग्नेट कंसीडर करके समझिए। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगी, डेंस होंगी, यहाँ पर थोड़ी सी दूर दूर होंगी, है ना। आप इसको अगर बीच से ब्रेक कर दें तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एक ये मैग्नेट बन जाएगी 2 पोल की और एक ये मैग्नेट बन जाएगी 2 पोल की। तो ये सब बातें हैं जो कि आप जब प्रैक्टिकली इनको समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, बार बार इनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, आप लेक्चर्स को बार बार सुनिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, है ना। जो चैप्टर जितना थियोरेटिकली है फिजिक्स में, वो चैप्टर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है ना। तो उनको समझने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? चलिए, आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हमने उसमें कैसे डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता लगाते हैं ये मैंने आपको बताया। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट से किस तरीके से डिफरेंट है, किन किन केसेस पर वो अलग अलग होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। अब जो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा लग रहा है ना टॉपिक? पहले लिख देता फिर बताता कि अगले वीडियो में बताते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, आप इतना पढ़िए। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, दिस टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टॉपिक के बेस पर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। बहुत मजा आने वाला अगले वीडियो में, ठीक है ना। टिल देन, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।